हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष ताकर। न्यू अनंत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है, यह एसएससी सीजीएल का एनालिसिस है। एसएससी सीजीएल का आज 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है, 13 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका एनालिसिस मैं आपके लिए स्टार्ट करा रहा हूँ। और यह एनालिसिस हमारा पर डे जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन हर एक शिफ्ट का मैं एनालिसिस आपको कराता रहूँगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को दबाइए और आप लोगों को पता लग सके कि हाँ सर की क्लास स्टार्ट हो गई है और सर क्लास हमारा एनालिसिस चालू हो गया है, जिससे आप लोगों को यह पता लग सके कि सीजीएल में कौन कौन से क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं और कौन कौन से ट्रेंड में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम गंवाए हुए, क्योंकि अगली शिफ्ट का भी हमें एनालिसिस करना है। अभी उसके क्वेश्चंस जब आ जाएंगे, जब मैं एनालिसिस का आपको उसको अभी करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में 13 अगस्त 2021 का ये पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसके बारे में पूछा गया है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके नए अध्यक्ष के बारे में। नए नहीं है ये, खैर काफ़ी समय से बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, काफ़ी समय से अपने पद को संभाले हुए बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा। कौन है? उमेश चंद्र शर्मा इसके वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ओबरा वैली कहाँ पर स्थित है। ओबरा वैली के बारे में पूछा गया है। ओबरा वैली कहाँ पर स्थित है, किसके बारे में पूछा गया है। ओबरा वैली कहाँ पर स्थित है। ओबरा वैली कहाँ पर स्थित है, यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी इनको अलग कर दिया गया है। जम्मू लद्दाख इनको अलग कर दिया गया है। उसमें से किस में स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। किस में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यानी कि बात कर रहा है किसकी? अंग्रेज़ों के ज़माने की। किसकी बात कर रहा है? अंग्रेज़ों के ज़माने की बात कर रहा है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, और ये भी आपको पता होना चाहिए किस लिए हुआ था, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 दिसंबर 1931। कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? 7 दिसंबर 2031। कब हुआ था दोस्तों? 7 दिसंबर 2021 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पानी में ऊष्मा देने पर गर्म जल के अणु नीचे की ओर बैठ जाते हैं और ठंडे जल के अणु ऊपर की ओर बैठ जाते हैं। ऊष्मा की कौन सी घटना है? यानी कि क्वेश्चन को समझिए, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, पानी को देखिए, क्वेश्चन को कितना बड़ा कर दिया है पता है, और लेकिन इसका आंसर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आपको अगर इसे शॉर्ट में दे देता ना तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते। क्या कर सकते आप? बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को आप समझ सकते, क्योंकि इसमें कुछ इतना बड़ा कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, बल्कि उसने बस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है क्योंकि उसमें आपको पढ़ने में समय लगे। क्योंकि एग्जामिनर एक्चुअली यही दिमाग सबसे ज़्यादा लगाता है कि बच्चे का समय किसी तरह से निकाल दिया जाए। लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट हो, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारी क्लास से भी आए गए हैं। यह क्वेश्चन मैंने कई एक बार अपनी क्लास में भी, जो कि हमारी थ्योरी क्लास चल रही है, क्वेश्चनों की सीरीज जो चल रही है, उसमें भी मैंने आपको बताया और बोला भी था यह क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि आ भी गए। आइए, पानी को ऊष्मा देने पर, यानी कि पानी है, पानी भरा हुआ है किसी के कंटेनर में, उसमें नीचे से ऊष्मा दी जा रही है। पानी भरा हुआ कंटेनर में, उसमें नीचे से क्या दी जा रही है? ऊष्मा दी जा रही है। उसमें नीचे से ऊष्मा दी जा रही है। उस ऊष्मा देने पर जल के अणु है ना, वो गर्म अणु नीचे से, क्या बोला गया? गर्म अणु नीचे से नीचे की ओर बैठ जाते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं, और ठंडे जल के अणु ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बताइए,
गर्म जल के अणु हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और ठंडे जल के अणु हैं वो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। यह ऊर्जा की कौन सी घटना है? कौन सी घटना है? संवहन। किसके बारे में पूछा गया है? संवहन। देखिए संवहन एक्चुअली कैसे होता है, जब आपने दूध पिया होगा, दूध को अगर आप किसी कटोरे या किसी बर्तन में भर लेते हो ना तो वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। किस प्रकार ठंडा होता है वो, कि ऊपर से ठंडी हवा जो चल रही है उसमें जो जल के उसके अणु हैं वो ठंडे अणु उसमें मिलते हुए जा रहे हैं और गर्म अणु उसमें से ऊपर के लिए ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। कैसे? ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि गर्म अणु हैं वह नीचे से ऊपर ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। आइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 CGL का यह क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। इसमें प्राची देसाई नहीं है, यहाँ पर मोरारजी देसाई है। एक मिनट, इसको मोरारजी देसाई, एक सेकंड, मोरारजी क्या पूछा? मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि मोरारजी देसाई थे, उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई के बाद में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन से थे? चौधरी चरण सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7। दयानंद सरस्वती के बारे में कथन कौन सा है? यानी कि 4 इसमें ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके लिए, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से पूछा गया है दयानंद सरस्वती के बारे में गलत कथन कौन सा है? दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज से नहीं थे। दयानंद सरस्वती थे वो ब्रह्म समाज से नहीं थे। किससे नहीं थे? दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज से यह नहीं थे। तो 4 क्वेश्चनों में से एक आंसर था, उसमें से इसमें क्या पूछा गया था? गलत कथन। गलत कथन के बारे में पूछा गया था, उसमें एक ऑप्शन ये भी था ब्रह्म समाज, यानी कि मोरारजी देसाई ब्रह्म समाज से नहीं थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर 2020 टोयोटा थाईलैंड ओपन में महिला विजेता एकल कौन है? यानी कि 2020 का जो टोयोटा थाईलैंड में जो ओपन खिताब हुआ था, 2020 में टोयोटा थाईलैंड में ओपन खिताब हुआ था, यह रिसेंटली करंट का क्वेश्चन ही है, 2020 का है। टोयोटा थाईलैंड ओपन में महिला विजेता एकल कौन है? महिला विजेता एकल के बारे में पूछा गया है, कौन है महिला विजेता एकल? तो इसका सही आंसर हो जाता है कैरोलिया मारिन स्पेन। कैरोलिया मारिन स्पेन कौन है महिला विजेता? 2020 के टोयोटा थाईलैंड ओपन की महिला विजेता कौन थी? कैरोलिया मारिन स्पेन। कौन थी? कैरोलिया मारिन स्पेन। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांति क्षेत्र घोषित किया जहां पर AFSPA कानून को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था? दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस राज्य को अशांति क्षेत्र घोषित किया था? यानी कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किस क्षेत्र को 2020 में अशांति घोषित किया गया था? अशांति घोषित किस क्षेत्र को किया था जहां पर एक कानून था AFSPA जो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था? कौन सा क्षेत्र था वो? कौन सा राज्य था? नागालैंड। कौन से राज्य में बढ़ा दिया था? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। गुरुद्वारा पातालीपुरी किस नदी के किनारे बना हुआ है? यह तो क्वेश्चन बहुत फेमस रह चुका है, CGL का क्वेश्चन भी बहुत फेमस रह चुका है, जो कि कई बार पूछा भी गया और इस बार भी इसमें पूछ ही लिया इसने। गुरुद्वारा पातलीपुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? सतलुज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलुज नदी के किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मुद्रा स्थानांतरण मेथड RTGS
में कितने अंक URT नंबर होते हैं। मुद्रा स्थानांतरण मेथड होती है ना, जो मुद्रा स्थानांतरण की जो मेथड होती है उसमें RTGS, उसमें एक मुद्रा स्थानांतरण जो मेथड होती है उसमें एक नंबर होता है RTGS। मैं आपको अगर कभी स्टैटिक जी के पढ़ाऊँगा जब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा RTGS क्या होता है। मैं कितने अंक URT नंबर होते हैं, उसमें पूछा गया कितने अंक URT नंबर होते हैं, कितने होते हैं 22। कितने नंबर होते हैं दोस्तों, 22 नंबर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2020-21 में कितने बायोलॉजी संस्थान खोले जाने की घोषणा की है। यानी कि यूनियन बजट यानी कि जो यूनियन का जो बजट था उसमें 2021-22 कितने बायोलॉजी संस्थान खोलने की घोषणा की गई है। कितने संस्थान, देखिए बायोलॉजी संस्थान क्या होता है, अभी आपने कोरोना वायरस के बारे में रिसेंटली यह अपडेट सुनी होगी कि बायोलॉजी संस्थान ने इसके बारे में यह घोषणा की है, बायोलॉजी संस्थान ने इसके बारे में यह घोषणा की है। तो ये बायोलॉजी जो संस्थान है ये वायरस के बारे में पता लगाता है, बायोलॉजी वायरस के बारे में जो पता लगाता है, यानी कि रिसेंटली अभी जो कोरोना के बारे में पता लगाया था ये भी बायोलॉजी संस्थान ने ही पता लगाया था। तो यूनियन बजट यूनियन जो बजट होता है उसमें ये इस चीज़ की घोषणा की गई थी, यानी कि जो बजट पेश होता है उसमें इन चीज़ के बारे में बताया गया था कि 4 बायोलॉजी संस्थान और नए बना दिए जाएंगे। देखिए एक्चुअली सरकार को बाद में ही ध्यान उठता है, कोई भी हो उसको बाद में ही ध्यान उठता है। जब तक हमारे साथ कांटा चुभ नहीं जाएगा ना, जब तक हम सोचेंगे नहीं कि यहाँ पर पैर रखने से कांटा भी चुभता है, क्योंकि यही हाल हमारी सरकार का होता जा रहा है कि जब तक इस चीज़ के बारे में नहीं पता लग जाता ना। देखिए अभी हाल ही में कोरोना के समय में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, लेकिन हर हॉस्पिटल में अब ऑक्सीजन सिलेंडर यानी कि ऑक्सीजन की सुविधा कर दी गई है। खैर इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी का कि ऑक्सीजन की सुविधा भी काफ़ी हॉस्पिटल्स में हो चुकी है। जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसमें भी ऑक्सीजन प्लांट बन गए हैं। लेकिन जब तक इसकी ज़रूरत नहीं थी, जब तक उन्होंने ऐसा किया नहीं था, लेकिन पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अन्य देशों से इस चीज़ की हमें जानकारी भी मिल रही थी कि इससे ऑक्सीजन की भी कमी आ सकती है और वेंटिलेटर की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जब इस मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसके बाद में जब यहाँ पर कई एक घटनाएं ऐसी हुई, उसके बाद में पता लगा कि हाँ अब हमें ऑक्सीजन प्लांट खोलने चाहिए हॉस्पिटल्स में। तो आइए अपने क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूनियन बजट 2021 में कितने बायोलॉजी संस्थान खोलने की घोषणा की है। 4। कितने बायोलॉजी संस्थान। 4। नेफ्रॉन किसकी क्रियात्मक इकाई है। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। देखिए इसके बारे में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक इकाई है, और या फिर ऐसे भी बन सकता है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कुछ भी बन सकता है। इसमें कार्यात्मक इकाई के बारे में पूछा गया है, यानी कि नेफ्रॉन किस में कार्य करती है, इसका सीधा सा मतलब ये है। तो किस में कार्य करती है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन होती है, यानी कि जो हमारी किडनी है, माना कि कुछ इस प्रकार से किडनी होती है, ये हमारी किडनी है। तो इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, नेफ्रॉन से ऐसे भरी रहती हैं, ऐसे इसमें नेफ्रॉन्स भरी रहती हैं। अब इस जिसमें यह क्रिया स्टार्ट होती है वो किस में होती है, नेफ्रॉन्स में। किस में होती है, नेफ्रॉन्स में। किडनी के अंदर जो क्रिया होती है ब्लड को साफ करने की, यानी कि ब्लड से यूरिन निकालने की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, नेफ्रॉन में। किस में होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, उसमें यह क्रिया संपन्न होती है। यानी कि इसमें चलनी टाइप में लगी रहती है, जो ब्लड को छान करके अलग कर देती है और यूरिया को छान करके अलग कर देती है। कौन, नेफ्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था। यानी 2020 के बारे में रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है, यह बताइए आप। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था, राजकमला झा को। किसको दिया गया था दोस्तों, राजकमला झा थे, उसको यह पुरस्कार दिया गया था। राजकमल झा, यह पुरुष हैं, मेल हैं। कौन है, मेल, ना कि फीमेल, ध्यान रखना, यह मेल हैं ना कि फीमेल। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की स्थापना, देखिए यह क्वेश्चन कितना फेमस रह चुका है, आप लोगों को भी जिसके भी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया होगा उससे बड़ा मज़ा आ गया होगा कि सर आज तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आया कि
इसे करते ही ये समझ लो कि यह क्वेश्चन अगर पहले नंबर पे आ जाता ना तो कितना मज़ा आ जाता, कि मतलब उम्मीद बढ़ जाती कि हाँ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 सितंबर 1950, 15 मार्च 1950। यानी कि योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद में ये योजना चलती गई थी 15 मार्च 1950 में। इसके बाद में योजना आयोग को नाम बदल दिया था मोदी सरकार ने 2014 में। समीर की विमान निम्न में से किसके समतुल्य हैं? समीर की जो विमा है निम्न में से किसके समतुल्य हैं? किसके समतुल्य हैं? आवेग के। यह क्वेश्चन है फिजिक्स का। किसका क्वेश्चन है? यह फिजिक्स का क्वेश्चन है। समीर की विमा निम्न में से किसके समतुल्य हैं? इसमें पूछा गया समीर की जो विमा है उस निम्न में से किसके समतुल्य हैं? 4 ऑप्शन थे आपके लिए, 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा गया था। कोई एक आंसर लगाना था आपको, ये तो पता ही है कि एक आंसर लगाना होता है। तो समीर की विमा निम्न में से किसके समतुल्य थी? आवेग के। किसके समतुल्य थी दोस्तों? आवेग के। क्वेश्चन नंबर 19, कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 किसे दिया गया था? कला के क्षेत्र में 2021 पद्म विभूषण किसे दिया गया था? पद्म विभूषण किसे दिया गया था? बताइए किसको दिया गया था? सुदर्शन साहू। किसको दिया गया था दोस्तों? सुदर्शन साहू को दिया गया था। किसको दिया गया था? सुदर्शन साहू को यह पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? सुदर्शन साहू को। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आज के क्वेश्चन थी हमारे पास 19 फर्स्ट शिफ्ट के। इसके बाद में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस मैं एक ही वीडियो में कराऊंगा आपको। शाम को एक और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जिसको भी देखनी है देखिए। यह वीडियो आप देख करके जाइए, जिससे आप लोगों को पता लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एग्जामिनर अपने किस हिसाब से दे रहा है। देखिए नए क्वेश्चन बनाते बनाते एग्जामिनर भी परेशान हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसी रहती हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते जाते रहती हैं, जो आपके पर डे की शिफ्ट चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो शिफ्ट चलती हैं पर डे, तो इनमें से ही क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो जाते हैं। इसलिए इनको देख करके जाना बहुत ज़रूरी है। क्या पता एक नंबर आपके ज़िंदगी बना दे। तो एक बार मेरी क्लास को आप ज़रूर देखें। और मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा चैनल है न्यू अनंत क्लासेस के नाम से। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत हमारे लिए एक दिल से दुआएं लेकर के आता है और हमें भी कुछ अपनी उम्मीदें मिलती हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं किसी के लिए। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ मैं आपको जीएस पढ़ाता हूँ। यहाँ पर हमारे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल रहे हैं इसमें, और मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। अगर किसी को भी अगर मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ पढ़नी है और मेरे यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस पर जा कर के पढ़ ले। प्ले लिस्ट में वीडियो डली हुई हैं, अभी 7-8 वीडियो डाली हैं। इसके बाद में मैं थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूँ। 1-2 दिन में थ्योरी की कुछ वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस होगा उसमें मिलते हैं। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय बाय। ऐसे ही प्यार बनाए रखो आप लोग। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।